नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और चलते चलते सीरीज के अंतर्गत है आज के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार हमने संकलन लिया है। इस संकलन के अंतर्गत है 2010 के अंतर्गत है, 2011 के अंतर्गत, 13 के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत है और इसके पश्चात है 21 और 22 के अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है या स्कूल हेडमास्टर जो एग्जाम है, संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, चाहे आरपीसी के अंतर्गत है, सामान्य जो फर्स्ट ग्रेड का स्कूल व्याख्याता के जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके अंतर्गत, स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत है, विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत है या शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत जितने जो क्वेश्चन पूछे गए हो, चाहे आरटी को लेकर के, चाहे एसएमसी को, चाहे एसडीएमसी को लेकर के, चाहे विद्यालय का जो प्रबंधन है, जो ढांचा है, स्वरूप है, उसको लेकर के जितने आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी हाल एग्जाम के शुरुआत से लेकर के अब तक के, उन तमाम के बेहतरीन क्वेश्चन का हमने संकलन लिया है। तो इस संकलन के अंतर्गत है, उम्मीद करते हैं अभी जो आपका एग्जाम होगा तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का, उसके अंतर्गत है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार किफायती सिद्ध होंगे। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का जो फॉर्मेट है, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो ये क्लास जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। साथ साथ इसके अंदर मैंने जो आंसर लगाए हैं ये वही आंसर है जो ऑफिशियली जो की है आरपीसी के द्वारा मास्टर जो पेपर के साथ जारी किए गए थे उनको हमने आधार माना है। ठीक है, तो शुरुआत करते इस क्लास के अंतर्गत है और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे इस क्लास को होने के बाद में सारे जो क्वेश्चन है ना, अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगिड़ का, इस टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत इसकी पीडीएफ डाल देंगे, वहां से इसका प्रिंट ले लेना और आपके लिए बहुत इसकी हेल्प हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पे नए हैं तो एक बार अपना ये यूट्यूब चैनल है साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको है शेयर कर देना क्योंकि सभी की हेल्प हो जाए। तो सबसे फर्स्ट देखिएगा, देखें हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत, देखेंगे कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण। अभी प्रश्न है 2022 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था भाई, ये 2022 के अंतर्गत है, ये प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम के अंतर्गत। स्कूल व्याख्याता एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण प्रिंटिंग के लिए एवं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कार्य राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी कक्षा के लिए, बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है, कौन सी क्लास के लिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो मंडल है जयपुर है उसके द्वारा है वो प्रिंटिंग की जाती है और वितरण किया जाता है। पहली से लेकर के 5वीं तक की है, सॉरी पहली से लेकर के 8वीं तक का है, या पहली से लेकर के 12वीं तक का है, या पहली से लेकर के 5वीं तक का है, या कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना भी होगी, उसका जो कार्यालय है वो कहां पे है ये आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि चाहे पहली क्लास की बुक को चाहे 12वीं क्लास की बुक को फर्स्ट जो कवर है गत्ता है उसके ऊपर दिया होता है स्थापना को लेकर के, उसके कार्यालय को लेकर के। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत, है ध्यान देना है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा कौन से वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कब की गई थी, यह प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम अभी 2022 के अंतर्गत है। 1994, 2004, 2005, 1995 है। तो इसकी राइट आंसर आ जाएगा 2005 के अंतर्गत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का, स्कूल मैनेजमेंट का मुख्य तत्व नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट के जो पोस्ट कार्ड है, स्कूल मैनेजमेंट के जो आप मुख्य एलिमेंट पढ़ते हो उसके अंतर्गत कौन सा तत्व इसका नहीं, पार्ट नहीं है। नियोजन भी है, बिल्कुल है, नियोजन भी है, संगठन भी है और समन्वय भी किया जाता है इसके अंतर्गत, लेकिन इसमें क्या है, ध्रुवीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कि निम्न में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है। कौन सी योजना है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम। देखो स्कूल व्याख्याता एग्जाम है जो ए बी सी डी ई अलग अलग प्रकार के हैं, उन सभी के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। साथ में ही संस्कृत विभाग का स्कूल व्याख्याता का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने इसके अंतर्गत लिए हैं, तो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अभी हाल ही में स्माइल, दीक्षा, राइज को लेकर जितने जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अंतर्गत ये है। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, रमसा,
शिक्षा दिशा व्यावसायिक शिक्षा, तो ये आता है व्यावसायिक शिक्षा, वो समग्र शिक्षा अभियान का पार्ट नहीं, आपको पता ही है व्यावसायिक शिक्षा है वो इसका पार्ट नहीं होकर के, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान भी है, रमसा भी है, शिक्षक दिशा शिक्षा भी होगी इसके अंतर्गत। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे SSA समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? ये प्रश्न अभी पूछा गया था, स्कूल व्याख्याता एग्जाम के अंतर्गत है। इग्नू नई दिल्ली, इंदिरा गांधी नई दिल्ली के अंतर्गत, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 6 पे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है कि RSCERT का कौन सा अनुभाग उसका कौन सा प्रभाग है, वो डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। जो आपकी डाइट है, उस डाइट के अंतर्गत जो फैकल्टी है वहां की उनकी ट्रेनिंग के लिए जो उनके कार्यक्रम का जो मैनेजमेंट करता है वो RSCERT का कौन सा अनुभाग या प्रभाग करता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2022 के अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा अनुभाग, शिक्षक शिक्षा अनुभाग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शिक्षक शिक्षा अनुभाग। ये प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने प्रश्न सारे इकट्ठे किए हैं क्योंकि ऐसे ही सेम हूबहू प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है। थोड़ा ध्यान से आराम से इस क्लास को दोस्तों जरूर देखिएगा। तो शिक्षक शिक्षा अनुभाग है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो इसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की, तो इसके अंतर्गत कुशल प्रबंधन है, समन्वय भी है, संयोजन भी है, नियोजन भी है और इसके अंतर्गत कुशल नेतृत्व के गुण भी आप में डेवलप होने चाहिए। तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है। यह प्रश्न भी पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम के अंतर्गत है। यह लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति संबंधित है। यह समूह से अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित निर्देशित करते हैं, यह भी है। यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी भी है। यह साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है और इसके अंतर्गत यह शून्यता में कार्य नहीं कर सकती, यह शून्यता में कार्य नहीं करती है। यह साधारण समस्या से उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, यह शून्यता से कार्य नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यही है, 4 नंबर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा पढ़ेंगे, 4 नंबर है। नेक्स्ट, एक विद्यालय के सुधार हेतु, एक स्कूल के विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन करना है आपको। उसका उपयुक्त सीक्वेंस क्या रहेगी है। पहले योजना निर्माण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और यह प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2022 में है। तो सुनिएगा, इसके जो ऑप्शन पढ़ेंगे ये कह रहा है योजना निर्माण, विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन, योजना की क्रियान्विति है, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण है और योजना का मूल्यांकन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कह रहा है 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 4 5। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण है, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, विभिन्न संसाधन एवं सामग्री का आकलन करते हैं और इसके पश्चात में फिर 3 नंबर पे क्या आ जाएगी, इसकी योजना का निर्माण किया जाएगा है और इसके पश्चात में है फिर योजना की क्रियान्विति करते हैं, 4 नंबर पे है, और 5 के अंतर्गत है फिर योजना का मूल्यांकन किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं ताकि ये वर्तमान की जो स्ट्रेटजी एग्जाम का जो पैटर्न है वहां जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे जरूर आपको यकीनन हेल्प मिलेगी है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5। नेक्स्ट इसके बाद में है ये आपका आरटी का प्रश्न आ गया। इसके अंतर्गत देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है। पहला है प्राथमिक, ये प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के अंतर्गत है। प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य है प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता। नेक्स्ट, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा का उपलब्ध करवाना।
नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकसित करना है और आसपास या पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना ये राज्य सरकार का इसके अंतर्गत नहीं आता है भाई, इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारे इसके अंतर्गत हम आ जाएंगे। इसका राइट आंसर पढ़ेंगे 3 नंबर है, 3 नंबर। नेक्स्ट, ये थोड़ा अपडेट प्रश्न आ गया है, राइज दीक्षा पोर्टल। राइज दीक्षा जो पोर्टल है, राइज दीक्षा पोर्टल है शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए। राइज दीक्षा जो पोर्टल है का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। निम्नलिखित में से यह किसे सशक्त करेगा? इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो किस पहलू के लिए है वो आपको बताना है इसके अंतर्गत। और यह प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के अंतर्गत है। प्रधानाध्यापक को विद्यालय समस्याओं के समाधान के लिए, शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय प्रगति की निगरानी के लिए, अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन के लिए, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु के अधिगम के लिए। तो दोस्तों ये आ जाएगा मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल है उनके टीचर्स के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन के लिए। ये राइज दीक्षा का जो पोर्टल है उसके अंतर्गत टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंतर्गत, हाल ही में काफी चर्चा में रहा है, द राइज दीक्षा पोर्टल है। अब इसके बाद में है समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है? एसएस, समग्र शिक्षा में कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई है? देखेंगे एसएसए एवं आरएमएसए। ये प्रश्न आया स्कूल व्याख्याता एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के अंतर्गत। एसएसए, आरएमएसए व अध्यापक शिक्षा, एसएसए, डीपीईपी एवं आरएमएसए, डीपीईपी, आरएमएसए एवं विद्यालय शिक्षा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एसएसए, आरएमएसए व अध्यापक शिक्षा है वो समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो समग्र शिक्षा में आपसे पूछ सकते हैं किन किन को जोड़ा गया है? तो एसएसए, आरएमएसए और अध्यापक शिक्षा है, ये 3 इस योजना के तहत जोड़ी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर देखेंगे अपने, देखिए शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारियों को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन से काम में जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और मॉनिटरिंग के लिए कौन सी रणनीतियों का लेना आवश्यक होता है? यह प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के अंतर्गत। योजना, संगठन, निर्देशन और मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले शैक्षिक प्रबंधन का सबसे पहला जो पहलू आ जाएगा योजना है। शैक्षिक अधिकारियों को योजना का जो संस्थागत जो निर्माण है वो इसके अंतर्गत सबसे पहले दक्षतापूर्ण है उन विधियों को अचीव करने के लिए तैयार करना रहेगा, इसके अंतर्गत है। बाकी इसके जो पहलू है संगठन है, निर्देशन है, मूल्यांकन है, लेकिन आपको उसमें पूछ रहा है कि निर्णय लेना सबसे पहले जो आवश्यक है प्रभारी अधिकारियों को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत राइट आंसर आ जाएगा योजना निर्माण, 1 नंबर है। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पीछे पूछा गया था शुरुआत को लेकर के, दूसरा प्रश्न आ गया इसका। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में, ध्यान देना है कितने, 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण हेतु कितने अवसर देती है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है जो स्टूडेंट्स है या अभ्यर्थी है उसको, एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए कितने उनको अवसर प्रदान करती है? यह प्रश्न पूछा गया है स्कूल व्याख्याता एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत, अभी हाल ही 2022 में है। 5, 6, 7 या 9? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 अवसर इसके अंतर्गत है उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के, ये प्रश्न आ गया। अब देखो लोगों पूछ लिया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आरपीसी का जो ध्येय वाक्य क्या है और आरबीएससी का ध्येय वाक्य क्या है, आपको इनके ध्येय वाक्य देखने हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग का ध्येय वाक्य क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1957 को हुई थी
और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो लोगो है उसके ऊपर जो नाम लिखा गया है संस्कृत के अंतर्गत, वो क्या नाम लिखा गया है? सिद्धि भगवती कर्मजा। सिद्धि भगवती कर्मजा है। संस्कृत के जो स्टूडेंट है जो क्लास देख रहे हैं तो जरूर इसका हिंदी रूपांतरण भी करेंगे। सिद्धि भगवती कर्मजा का हिंदी रूपांतरण क्या है, हिंदी अनुवाद क्या है? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह या ध्येय वाक्य हम कहेंगे, ये आ जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, आपको आरपीसी का भी देखना है और इसका भी देखना है। ठीक है, हमने 2 दिन पहले ही इसकी जो पोस्ट डाली थी उसमें लोगो भी है, कौन सी पत्रिका इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, स्थापना को लेकर के है, सारे प्रश्न इस पेज के अंतर्गत इकट्ठे मिलेंगे आपको है। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में, विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये आपकी समितियां प्रश्न दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों, माता पिता, संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4, समिति सदस्यों का कम से कम 2/3, समिति सदस्यों के कम से कम 1/2, समिति सदस्यों का कम से कम 1/3 है। तो समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 इसका उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आपको पहले बताया था कि आपके स्कूल स्तर के अंतर्गत है, जैसे कि आपका जो मिडिल स्कूल है उसके अंतर्गत एसएमसी के जो मेंबर्स है उनकी कितनी संख्या हो, 16 हो। और दूसरी बात कार्यकारिणी के अंतर्गत है, और एसडीएमसी है उसमें कितने होते हैं, 23 है। साधारण सभा है उसका भी प्रश्न बताया था। इससे पहले की जो क्लास डाली गई है आपकी एसएमसी की, एसडीएमसी की, मात्र 10 मिनट की क्लास है, उसको जरूर देख लीजिए। दोनों को सारणीबद्ध तरीके से वहां पे आपको क्लियर किया गया है। एसएमसी, एसडीएमसी, गार्जियन है, एससी एसटी को लेकर के है, माता पिता को लेकर के, महिलाओं की भागीदारी कितनी इसमें होनी चाहिए कमेटी के अंतर्गत, सारी बातें आपको 10 मिनट की क्लास में मिलेगी, वो जरूर देख लीजिएगा वहां पे है। नेक्स्ट है SIQE, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। राइज है, दीक्षा है, और इसके अलावा जितने भी जो पोर्टल है या जो जितने सरकार के जो स्माइल कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम है, हम सभी के सिंगल पेज के अंतर्गत है। उनकी शुरुआत कब की गई थी और इनकी फुल फॉर्म क्या है, वो प्रश्न डाला हुआ है, एग्जाम में सीधा प्रश्न छप सकता है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट में SIQE कहते हैं। तो परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, निदेशालय स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर आ जाएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा ही SIQE परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का काम किया जाता है। तो काम आपने भले ही पढ़े हो कि SIQE शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जयपुर में हुई थी, अलवर में की गई थी। भले ही आपने पढ़ा हो कि इसकी शुरुआत के 3 पहलू थे, CCP, CCE और ABL है, और इसके प्रभावी जो MOU किसके साथ हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार करने का जो काम किया जाता है, तो किसके द्वारा है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के लिए जरूर देखना इसको है। प्रिंट लेना इस PDF की, आपकी यकीनन आपके एग्जाम में हेल्प करेगी भैया। अब देखते हैं इसके बाद किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं। विद्यालय के अंतर्गत जो CBO साहब है, DO साहब है, या कलेक्टर साहब है, या किसी के अन्य शैक्षिक अधिकारी के द्वारा या PO के द्वारा जो विद्यालय का विजिट किया जाता है, विद्यालय का सम्मेलन किया जाता है, तो उसके अंतर्गत है विद्यार्थियों की प्रगति, बच्चों का स्तर है। अभिलेख संधारण, जहां पे जितने भी बच्चों के जो पोर्टफोलियो, जो फाइल वगैरह उनकी तैयार की गई है, बच्चों का रिकॉर्ड का डेटा हो, उसके अंतर्गत स्कूल के कैश बुक वगैरह है, और अन्य काम के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यार्थियों का दौरा करते हैं। सृजनात्मक, संशोधात्मक, निरोधात्मक, सहयोगात्मक है। तो इसका राइट आंसर है संशोधात्मक है, यानी कि शिक्षक के द्वारा जो किस प्रकार से बच्चों की प्रगति की जा रही है, बच्चों की प्रगति में स्तर, उसका अपेक्षित
पूरा है या उसका स्तर अपेक्षित न्यूनतम है, तो तमाम प्रकार के उनका वो पहलुओं का सर्वे करते हैं और उसमें जो उनकी सुधार की गुंजाइश होती है, अपेक्षात्मक सुधारात्मक जो उसमें उन अधिकारी के द्वारा दिए जाते हैं, वो उनकी डायरी के अंतर्गत है, विजिट के अंतर्गत है, उनको नोट कराया जाता है। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? संशोधात्मक रहेगा, न कि निरोधात्मक है, न कि सृजनात्मक है। उससे क्या है, वो उन कमियों को सुधार करेंगे और आगामी वो बच्चे के हम कह सकते हैं स्तर के अंतर्गत है, उसको सुधार करने के लिए प्रयास भी करेंगे है। तो उनका मुख्य जो रवैया रहेगा वो क्या है? विद्यालयों का विजिट करने का मुख्य जो इनका उद्देश्य है वो क्या है? संशोधात्मक रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रश्न भी स्कूल व्याख्याता एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट में 2022 में पूछा गया है। अब इसके बाद अनुच्छेद 21(a) के तहत, अनुच्छेद 21(a) के तहत है, राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? पता है आपको, 6 से लेकर के 14 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, पी लीजिए प्रश्न को। 6 से लेकर के 14 साल की आयु के समूह को वो है अनुच्छेद 21 के तहत है अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। यह प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के अंतर्गत। ये है। नेक्स्ट ये आ गया करंट का। करंट मान लो चाहिए, इसको मान लीजिएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 के अंतर्गत सामान्य में पूछा गया। ये है, देखिए, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? ज्ञान जनवाणी थी, या शिक्षा दर्शन था, या जन दर्शन था, या शिक्षा वाणी थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शिक्षा वाणी है। कोविड लॉकडाउन के दौरान है, रेडियो के माध्यम से घर घर है बच्चों को, इस रेडियो के अंतर्गत है शिक्षा प्राप्त बच्चों को प्रदान की गई थी। तो कार्यक्रम का नाम आ जाएगा शिक्षा वाणी है। नेक्स्ट इसके बाद एक आता है पीएम शिक्षा वाणी, उसके अंतर्गत राजस्थान में शुरुआत करते हैं तो प्रतापगढ़ और जयपुर से, तो पीएम शिक्षा वाणी आ जाता है, प्रतापगढ़ और जयपुर के अंतर्गत है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों की सम्मिलित है। देखो शैक्षिक प्रबंधन प्रश्न पूछ रहा है, स्कूल मैनेजमेंट के कार्यों में शामिल क्या है? बजट निर्माण, आलेखन, निर्णयन या नियंत्रण है? तो इसके अंतर्गत है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनने हैं। तो बजट निर्माण भी है, आलेखन भी है, निर्णयन भी है और नियंत्रण भी है। तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक, औपचारिक मात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास करना है। सुनिएगा, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक भी है, औपचारिक मात्र है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है, ये भी रहेगी, है ये भी रहेगी। मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक भी है, इसके अंतर्गत सुधार लाना भी है, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास करना भी है और औपचारिक मात्र इसके अंतर्गत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 नंबर है। नेक्स्ट इसके बाद राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT, ठीक है, और जो अब RSCERT के नाम जानते हैं। पहले क्या नाम था? पहले नाम था SIERT, जिसकी स्थापना हुई थी 1978 को, और कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत। अब इसको किस नाम से जानते हैं? अब इसको RSCERT के नाम जानते हैं। स्कूल लेक्चर में पूछा गया था, जाना जाता है कि स्थापना किस दिन एवं वर्ष हुई थी। देखो डेट पूछ रहे हैं, यहाँ पे डेट है, तो 11 नवंबर 1978 को हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछ रहा है RTE एक्ट 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? RTE 2009 का अध्याय 4 निम्न में से कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है? देखते हैं। सबसे पहले समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य से है, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से है, बालकों के अधिकार का संरक्षण से है, प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना है। तो इसका आ जाएगा राइट आंसर है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से है। आपको RTE 2009
RT 2011 के महत्वपूर्ण धाराओं को भी देखना है, धाराओं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछ रहा है RT 2009 की धारा 4 से प्रश्न पूछ रहा है। धारा 4 का जो ताल्लुकात है विद्यालय और उसके शिक्षकों के जो रिस्पॉन्सिबल है, उनके जो कार्य है, उनके जो उत्तरदायित्व है, उनको लेकर के इसमें जानकारी मिलती है। कौन सी अध्याय में? अध्याय 4 के अंतर्गत है। तो RT 2009 की अध्याय 4 के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? यह प्रश्न पूछ लिया स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में। राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित देखरेख करना, डाइट की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, तो आई श्योर है, कहीं दिक्कत नहीं है, राइट वाला दो। और प्रभावी कार्यक्रम को लागू करना, तकनीकी उनको हेल्प प्रदान करना भी है, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा भी करना है। राइट आंसर है राजकीय जो पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, देखरेख करना, उसका मुख्य लक्ष्य कार्यक्रम इसमें नहीं आता है, जो कि SIQE के अंतर्गत है। इसके पश्चात राजस्थान में, यह प्रश्न पूछा गया अभी हाल ही में, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी डाइट हाल फिलहाल में उपलब्ध है? राजस्थान में कितनी डाइट है? कितनी डाइट है भाई? ये पूछा गया है। 33 जिले हैं और राजस्थान में डाइट कितनी है? 33 जिले और राजस्थान में डाइट भी कितनी है? 33 है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1, RTE 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 के अंतर्गत क्या पूछ रहा है? वो एक के अंतर्गत किसी संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रवृत्ति निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। कौन सी ऐसी संस्था है जिसको प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस है, उसका मूल्यांकन है, प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये है NCTE, NIEPA, NIOS और NCERT को अधिकृत किया गया है। NCERT वो क्या करेगी? प्रारंभिक शिक्षा है, उसके लिए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का निर्माण है और उसके मूल्यांकन के लिए उनको अधिकृत किया गया है। RTE 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 के अंतर्गत जिस संस्था को अधिकृत किया गया है, तो वह संस्था कौन सी है? NCERT है। नेक्स्ट इसके पश्चात आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मेंबर्स है उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 1 वर्ष का। तो उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का उनका कार्यकाल है। नेक्स्ट 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के प्रश्न में से करंट का मैंने डाल दिया ताकि आपके हेल्प हो जाए। स्कूल मैनेजमेंट का प्रश्न आ गया ऐसे। अब 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनू। सैनिक विद्यालय की बात करेंगे तो कहां पर? झुंझुनू के अंतर्गत। वैसे प्रश्न करंट के संदर्भ में लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित करने का एक MOU हुआ था? राजस्थान गवर्नमेंट और वेदांता जो ग्रुप है उसके बिटवीन MOU हुआ था। कितना? 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को किस रूप में डेवलप करने का? तो नंदघर के रूप में। ऑप्शन क्या है? नंदघर नहीं, इसने गलत डाल दिया यहाँ पे, ये सौदागर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नंदघर है। तो नंदघर के रूप में उनको डेवलप करने का जाएगा, नंदघर है। इसके पश्चात में है RSCERT का विस्तारित रूप है। RSCERT पहले SIERT के नाम से थी, जो कि नवंबर 1978 को बनी थी। मुख्यालय कहां पे? उदयपुर के अंतर्गत है। उसका विस्तारित रूप पूछा रहा है, वो क्या नाम है देखेंगे। R बोले तो राजस्थान, S बोले तो स्टेट है, C बोले तो काउंसिल है, और R बोले तो E बोले तो एजुकेशन है, R बोले तो रिसर्च है, T बोले तो ट्रेनिंग है। ये इसकी फुल फॉर्म है भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? ये संबंधित है पूछ रहा है। पहले संबंधित था, उसका नहीं था पूछा था, वो संबंधित नहीं था, वो पूछा था ये है। तो ये प्रश्न आया था स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछा गया है। विद्यालय का संगठन भी है, गतिविधियों की योजना भी है, प्रणाली का नियंत्रण भी है। तो निम्न में से तीनों आ जाएंगे। विद्यालय का संगठन, विद्यालय की गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण, तीनों पार्ट आ जाएंगे है। नेक्स्ट इसके बाद
निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फयोल, ये विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड का स्पेशली पार्ट है के स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, यह भी विद्यालय प्रबंधन का एक पार्ट आ जाता है। तो हेनरी फयोल के द्वारा जो प्रबंधन के काम शामिल किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा काम हेनरी फयोल के प्रबंधन में से दिया गया उसमें से नहीं है? तो आपको देखने हैं कौन कौन से संगठन भी है, नियोजन भी है, समन्वय भी है, लेकिन बजट निर्माण नहीं है। बजट निर्माण नहीं है। स्कूल लेक्चरर 2022 में प्रश्न पूछा गया ये। इसके पश्चात पहली से पांचवी कक्षा के लिए, पहली से लेकर के पांचवी कक्षा के लिए, यदि पहली से लेकर के पांचवी कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से लेकर के 90 के बीच एक क्लास में प्राइमरी स्कूल है पहली से लेकर पांचवी तक, और बच्चों की संख्या पढ़ेंगे कितनी, 61 से लेकर के 90 के बीच छात्र भर्ती है, तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों का वहां पे उपस्थित या कितने शिक्षकों की वहां पे नियुक्ति होनी आवश्यकता है? तो कितनी हो, 5, 2, 4 या 3? तो हम पढ़ेंगे प्राइमरी जो स्कूल है उसके अंतर्गत अगर संख्या 60 हो गई ना, तो 60 से लेकर 90 के बीच है, वहां पे टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है तो कितनी आ जाएगी, 3। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा राइट ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 है, टीचर्स कितने, 3। ध्यान देना इस बात को लेकर के। नेक्स्ट, आरटी एक्ट 2009 की धारा 25 किससे जुड़ी हुई है? आरटी एक्ट 2009 की धारा है वो 25 किससे जुड़ी हुई है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक का अनुपात है। अभी जो प्रश्न आया था पीछे ऊपर इसके ऊपर इसके अंतर्गत है, वही प्रश्न था कि जैसे कि छात्रों के ऊपर है, छात्रों की संख्या के आधार पे कितने टीचर्स की नियुक्ति है, वहां पे अनुपात है वो जरूरत पड़ेगी। यह कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 25 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो आरटी एक्ट 2009 की धारा 25 में छात्र और शिक्षक का जो रेशो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। राइज दीक्षा पोर्टल की फुल फॉर्म फिर आ गई भाई यहां पे, राइज दीक्षा पोर्टल का पूरा नाम है राजस्थान आई बोले इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। राइज दीक्षा पोर्टल जो टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है, टीचर्स ट्रेनिंग की जो पोर्टल है वो कौन सा है? राइज दीक्षा का पोर्टल है। इसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे पहले स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान सरकार के द्वारा स्माइल जो कार्यक्रम है, स्माइल कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म भी आपको देखनी पेपर में पूछी गई थी, लेकिन स्माइल कार्यक्रम के जो 3 चरण हैं, स्माइल कार्यक्रम पूछ रहा है पहला चरण कब है? 13 अप्रैल 2020। तो पहला चरण है 13 अप्रैल 2020 के अंतर्गत है, फर्स्ट है। फिर स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को, 2 नवंबर 2020 को। स्माइल 3.0 तो ये पढ़ेंगे कब चलाया गया था? 21 जून 2021 को, 21 जून 2021 को। तो ये पूछ रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे पहले स्माइल कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो 13 अप्रैल 2020 राइट आंसर है, 13 अप्रैल 2020। निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? डाइट कितनी? 33 डाइट है ना, तो निम्न में से कौन सा उद्देश्य या लक्ष्य डाइट का नहीं है? कौन सा है? ये प्रश्न आ गया स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 के अंतर्गत है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। देखो भाई, ये जो डाइट है ये कार्यशालाओं का आयोजन भी करती है, टीचर्स ट्रेनिंग भी वैसे होती है, लेकिन स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम संचालन का नहीं है। ये ऑनलाइन पोर्टल है दीक्षा राइज, जिसके माध्यम से मिडिल जो स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, अध्यापक है, उनको ट्रेनिंग मिलती है दीक्षा राइज पोर्टल के माध्यम से। ये डाइट के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है। डाइट में पहला भी आता है, तीसरा भी आता है, चौथा भी आता है, दीक्षा राइज कार्यक्रम का आयोजन उसमें नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद में है नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये प्रश्न आ गया स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंतर्गत है, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है। देखेंगे नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रगति और परिवेश की प्रकृति। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे इसमें। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक, देखो नेता का उसका व्यक्ति की पर्सनालिटी भी होगी, समूह सदस्यों का उनके जो जितने जो मेंबर्स टीम मेंबर्स है उनका व्यक्तित्व भी प्रभावित करेगा, इसके अंतर्गत है।
कार्य की प्रकृति, कार्य किस प्रकार का है, उसकी रूप है, उसकी फॉर्मेटिंग है, उसकी प्रकृति भी आएगी इसके अंतर्गत है, और परिवेश, आसपास का जो एनवायरमेंट है, परिवेश है, उसकी प्रकृति भी, चारों कारक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। है 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट है कक्षा के लिए, सॉरी शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की थी? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। डाइस है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने विकसित की थी डाइस प्रणाली। डाइस कितने अंकों का होता है? डाइस की फुल फॉर्म है, सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का होता है ना डाइस है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डाइस की फुल फॉर्म भी आगे पढ़ेंगे हम, ये प्रश्न सारे प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम के अंतर्गत है। तो डाइस तो किसने डेवलप की थी? तो NUEPA की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। अब इसके बाद में डाइस नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का पहला संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया था? सबसे पहले किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था पूछ रहा है, लेकिन ऊपर क्या पूछा था? शिक्षा के लिए डाइस प्रणाली किसने विकसित की, और इसके बाद में कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया, पहला संस्करण किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? तो वहां पे आ जाएगा NIEPA। सुन लीजिए इसके बारे में, NIEPA, NIEPA, नेशनल इंफॉर्मेशन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। और सबसे पहले जो विकसित की थी तो NU था, वहां पे यू बोले तो यूनिवर्सिटी है, यू बोले तो यूनिवर्सिटी वहां पे आ जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस दोनों के बीच में है। नेशनल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसके पहले संस्करण को विकसित किया गया था। किस संस्था के द्वारा? इस संस्था के द्वारा। यह प्रश्न पूछा गया है स्कूल व्याख्याता संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, निम्न हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? EMIS, निम्न में से कौन सा भारत में EMIS है? EMIS है एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। EMSI का उदाहरण है, कौन सा है? DISE, डाइस, DISE, डाइस, NIEPA, DPEP, EMS। तो राइट आंसर आ जाएगा डाइस आ जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? डाइस का, डाइस। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया था स्कूल व्याख्याता एग्जाम ग्रुप बी के अंतर्गत है, ग्रुप बी के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण। देखो राइट आंसर देख लीजिए, सबसे पहले टाइम बचेगा। आंकड़ों का इकट्ठा करेंगे, डाटा को कलेक्शन करेंगे, फिर उनकी प्रोसेसिंग करेंगे, आंकड़ों की प्रक्रिया भी है, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में आंकड़ों को लिखेंगे है। सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर आंकड़ों की प्रक्रिया भी है, फिर उनका विश्लेषण है, और उसके पश्चात में आंकड़ों का लेखन है। यह राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक प्रक्रिया में शैक्षिक सूचना प्रणाली का प्रबंधन का सही सीक्वेंस क्रम यही रहेगा। ठीक, इसके बाद में शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालिक निर्णय योजना, लॉन्ग टर्म डिसीजन प्लानिंग का सर्वाधिक प्रभावी जो उपागम अप्रोच निम्नलिखित में से आधारित होना चाहिए, पूछा गया स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2018 में है। स्पष्ट और साझा दृष्टि है, आर्थिक पक्ष पे बल देना है, उपयुक्त प्रणाली प्रक्रिया का उपयोग करना है, परिणामों पे बल देना है, परिपक्व टीम का उपयोग करना है। तो 3 4 5 6 देखेंगे, 3 4 5 6 उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग भी है, परिणाम पे बल देना है, परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता भी है। सही तार्किक क्रम रहेगा 3 4 5 6। स्पष्ट और साझा दृष्टि कट है, आर्थिक पक्ष पे बल देना बिल्कुल कट है, आर्थिक पक्ष पे भी नहीं है, स्पष्ट साझा दृष्टि भी नहीं आएगी, बल्कि 3 4 5 6। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली डाइस, फिर डाइस का प्रश्न देखो, डाइस के बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की प्रथम डाइस परियोजना भारत की प्रथम डाइस परियोजना निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा सहायता प्रदान करी है? डाइस के अंतर्गत है NIUPA भी प्रश्न आ गया था, आपने पढ़ लिया है, और NIEPA पढ़ लिया आपने है। सबसे पहला संस्करण आपने पढ़ लिया है, कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का होता है, और फुल फॉर्म वगैरह है, और सारी बातें हम पढ़ेंगे, आ रही है एग्जाम के अंतर्गत है। साथ साथ में पूछा, इसमें जो हेल्प हो रही है ना डाइस के अंतर्गत परियोजना के अंतर्गत है, जो वित्तीय सहायता की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है?
तो वित्तीय सहायता डाइस के अंतर्गत की जा रही है यूनिसेफ की, इंपोर्टेंट है यूनिसेफ की। नेक्स्ट है एक EMIS के विकास का फर्स्ट स्टेज है, पहला चरण क्या है? लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना, डाटा आवश्यकताओं की पहचान करना, डाटा की स्थापना करना, सूचना का संग्रहण करना। तो लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना है, ये EMIS का पहला चरण है। लक्ष्य एवं उद्देश्यों को डेफिनेशन, उनकी परिभाषा को क्लियर करना है, ये इसका पहला चरण आ जाएगा। नेक्स्ट इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर है 46, भारत में डाइस, अब है डाइस की फुल फॉर्म देखेंगे भाई। डाइस, डाइस में वित्तीय हेल्प की जा रही किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। डाइस की फुल फॉर्म देखेंगे, डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट, डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट है, डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट है, ई बोले तो इंफॉर्मेशन है, एस बोले तो सिस्टम फॉर एजुकेशन है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्न में से कौन से वर्ष जारी किया गया था? 1995 के अंतर्गत है। तो डाइस का पहला प्रारूप कब जारी किया गया था? 1995 के अंतर्गत है। नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक पर्यवेक्षण से, शैक्षिक संगठन से, शैक्षिक योजना से। तो इसका मुख्य पढ़ेंगे शैक्षिक योजना से है। मूल व्यक्त एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया था ये। नेक्स्ट, डाइस का पूर्ण रूप वापिस आ गया है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। पहला चरण 1995 में, कितने अंकों का? 11 अंकों का, ठीक है। वित्तीय हेल्प यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? विद्यालय। सबसे पहला विद्यालय ही है। सभी योजनाओं का जो ढांचा है, शुरुआत होती है योजनाओं की, जो आधारशिला है, सबसे पहले तो विद्यालय आएगा। विद्यालय के बाद में हम पढ़ेंगे जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर। तो सबसे पहले शाला ही आएगी, सबसे पहले है। नेक्स्ट, UDISE, यूडाइस, डाइस स्कूली का पूरा नाम क्या है? स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना, स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना हिंदी में नाम दे दिया यहाँ पे है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 एक्ट के अंतर्गत ऐसे बालक जो SC या ST या विकलांग या सामाजिक, शैक्षिक या पिछड़ा वर्ग से हो, तो ऐसे अन्य संबंधित है, उसे परिभाषित करते हैं। तो कौन से बच्चों को? CWSN है, C विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, असुविधाग्रस्त समूह में हैं। असुविधाग्रस्त समूह में उन बच्चों को किस समूह से जुड़े गए हैं? तो असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित समूह के अंतर्गत उनको रखा जाता है। वापिस पढ़ेंगे, देखो RT जो एक्ट 2009 में ऐसे बालक जो SC, ST, विकलांग, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य समूह संबंधित है, उनको परिभाषित करता है किस नाम से? असुविधाग्रस्त समूह से, या इनको बोल सकते हैं वंचित समूह से। वो CWSN है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशेष वाले बच्चे जिनको लेखन के अंतर्गत है, दिखने के अंतर्गत है, विशेष प्रकार के जो विकार होते हैं, वो CWSN के या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। और उन बच्चों के लिए कोरोना काल के अंतर्गत है मिशन समर्थ अभियान भी चलाया गया था, आपको पता हो तो। नेक्स्ट, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, RT जो एक्ट 2009 के तहत प्रथम कक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या कितनी रहनी चाहिए? तो कितनी हो? 2। प्राइमरी स्कूल है, 60 बच्चे हैं तो कितनी? 2। जैसे 61 और 90 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3, है ना। और इससे पहले क्वेश्चन आ भी गया था कि उनका जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात मिलता है RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत, वो प्रश्न भी आ गया है। छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर प्रश्न जरूर देख लीजिए, धारा का प्रश्न जरूर देख लीजिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन कब हुआ? 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता के समय वो अर्जित करेगा 5 वर्ष के बाद में है। 5 वर्ष के बाद में वो टीचर्स है, जब उसकी ज्वाइनिंग होती है ना, ज्वाइनिंग होती है 31 मार्च 2015 को, और वो न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो 5 साल के बाद में वो ऐसी योग्यता वो अर्जित करेगा। कितने साल के बाद में? 5 साल के बाद में। ये हेडमास्टर संस्कृत डिपार्टमेंट 2021 में प्रश्न पूछ लिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं? 820, 1750, 800 है। वापिस पढ़ेंगे, सुन लीजिएगा एक बार, थोड़ा अच्छे तरीके से समझना प्रश्न को। RT एक्ट 2009 की बात कर रहे हैं, क्लास 6 से लेकर के
8वीं तक की बात कर रहे हैं, और एक शैक्षणिक वर्ष में, एक वर्ष के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र, एक शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत, सेशन के अंतर्गत है न्यूनतम शिक्षण, कम से कम शिक्षण के घंटे कितने हो, 820, 1000, 750, 800, तो कितने होने चाहिए, 1000। राइट आंसर 1000। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है एचएम भर्ती स्कूल डिपार्टमेंट 2021 के अंतर्गत है। एक बच्चे को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जा सकता है, करेक्ट है। एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित कराएं, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन आयु प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय, आयु प्रमाण के कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। मना, आयु प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, इसके अंतर्गत है। तो ये जो जानकारी मिलती है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य एक्ट 2009 के अंतर्गत है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बच्चे को मना नहीं किया जाएगा। आयु प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, मना नहीं कर सकते, इसके अंतर्गत है। ये इसके अंतर्गत गलत आ जाएगा, 55 क्वेश्चन के अंतर्गत है, मना नहीं किया जाएगा। अगर वो आयु के अंतर्गत है, अदर स्टेट से हैं, किसी न किसी प्रकार से अपने वो इसमें साबित नहीं कर पाते हैं, तो टीचर्स है, स्कूल है, वो उसका इग्नोर नहीं कर सकते, उसका एडमिशन इग्नोर नहीं कर सकते, उसको एडमिशन लेना पड़ेगा स्टूडेंट का। तो उस बच्चे को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता, आरटी एक्ट 2009 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो, एसएमसी बताई दिया आपको, एसएमसी कितनी हो भाई, टोटल कितना, टोटल मेंबर्स हो 16, कार्यकारिणी में कितने मेंबर है 16, 16 के अंतर्गत 50%, 8 महिला होनी ही चाहिए, मतलब कुल कार्यकारिणी में 50% है महिलाओं की सदस्य संख्या उनकी होनी चाहिए, गार्जियन के अंतर्गत है। ये आरटी एक्ट 2009 की एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में प्रावधान है। और एसटीएमसी में कुल मेंबर कितने होते हैं 23, एसएमसी में 16। अब आगे नेक्स्ट है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। तो अध्यापकों, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत है, टीचर्स है, उनके लिए जो मानक निर्धारित करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए कौन अधिकृत है वो लागू करेगी। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार और राज्य प्रशासन, और कौन, केंद्रीय सरकार। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, केंद्रीय सरकार है। इसके बाद में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए है। आरटी एक्ट 2009 कहता है कि कुल स्वीकृत पद, जैसे कि 50 स्वीकृत पद है, 40 स्वीकृत पद है, कितने स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, तो 10% है। 10% से अधिक अध्यापकों की जो रिक्ति है वो नहीं रहनी चाहिए। कुल स्वीकृत पदों में से 10% अध्यापकों की जो रिक्ति है वो नहीं रहनी चाहिए। स्कूल हेडमास्टर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2021 में प्रश्न पूछ लिया गया है, ये ध्यान देना है। 10% से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए कुल स्वीकृत पदों में से। जैसे 50 है तो उसमें से 10% से अधिक जो रिक्त पद है वो नहीं रहने चाहिए। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अंतर्गत के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, आरटी एक्ट कह रहा है 2009 संशोधन 2019 के तहत है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन क्लासों की नियमित परीक्षा ली जाएगी। तो कौन सी है, 5वीं और 8वीं। राइट आंसर है स्कूल हेडमास्टर 2021 में पूछा गया था। ये है, दूसरी चौथी सातवीं नहीं है, 7वीं 8वीं नहीं है, पहली छठी भी नहीं है, 10वीं 12वीं होती चल जाता, लेकिन वो है नहीं। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5वीं और 8वीं ही मस्ट है। नेक्स्ट, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने तो कौन सक्षम है। ध्यान देना है, आरटी एक्ट 2009 कहता है कि एक स्टूडेंट, एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर, जैसे 5 तक बच्चा पूरा पढ़ लिया, तो किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने तो क्लास में पीछे वापस चौथी में लगाएं, तीसरी में लगाएं, तो कौन सक्षम है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, समुचित सरकार, राज्य सलाहकार परिषद। समुचित सरकार ही ये इसके अंतर्गत है, वो इसमें सक्षम है, मां की समुचित सरकार। नेक्स्ट है,
बालकों के निःशुल्क और आर्टिक 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक, 6 साल से अधिक उम्र का बच्चा है, तो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा, कोई भी किसी स्कूल में एडमिशन उसका नहीं रहा है, तो ऐसे बालक को किसी कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सी क्लास के अंतर्गत या ऐसे बालक को किसी कक्षा में प्रवेश किया जाएगा, किस आधार पर? उसके ज्ञान स्तर के आधार पर, ज्ञान के आधार पर देखना है। नंबर, उसके मौखिक, उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके पूछेंगे क्या खेड़ा वगैरह है, गिनती पहाड़े के आधार पे। तीसरा है उसकी आयु के अनुरूप है। चौथा उसकी अनुवीक्षण के रूप में। तो बच्चों को जो एडमिशन देते हैं आरटी 2009 के अंतर्गत बच्चों के जो एडमिशन देते हैं उसमें है आयु के आधार पे भी है। तो 6 वर्ष का जो बच्चा है, कहीं भी जो पढ़ा नहीं है, कहीं भी स्कूल में प्रवेश नहीं किया है, अगर उसको एडमिशन देंगे तो उसकी उम्र के आधार पे, तो उसकी आयु के आधार पे उसका एडमिशन किया जाएगा। ध्यान देना, उसकी एज के आधार पे। नेक्स्ट, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दिखाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का वह यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं। ध्यान देना है, आरटी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। आरटी एक्ट 2009 की धारा में कहती है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि आसपास के जो स्कूल से हैं उनमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चे की जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिए अपने बच्चे को प्रवेश दिलाएं। इसमें उल्लेख मिलता है किसके अंतर्गत? धारा 3 में, धारा 7 में, धारा 10 में या धारा 15 के अंतर्गत? तो प्रश्न पूछा गया है स्कूल व्यक्ति एग्जाम के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत है। माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने आसपास के नजदीक के स्कूल के अंतर्गत है बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन है वो मस्ट दिलाएं, धारा 10 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, इसके बाद में बच्चों के लिए मुफ्त आरटी एक्ट 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग में बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 संशोधित किया गया? ध्यान देना है, वापिस पढ़ेंगे। देखो, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 के निम्न में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 के द्वारा संशोधित किया गया है? संशोधित किया 2019 में। तो निम्नलिखित में से कौन से भाग को संशोधित किया गया है? भाग 16, भाग 17, भाग 15, भाग 14। तो भाग 16 को इसके अंतर्गत संशोधित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? वापिस प्रश्न आगे ध्यान देना है, पीछे मैंने डाला था ये। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 21(1) के तहत है। 21(1) के तहत संशोधित पढ़ेंगे, वापिस देखेंगे, संशोधित देखेंगे कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य 2009 को निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 का संशोधित किया गया है? भाग 16 के द्वारा। किस भाग के द्वारा? 16 के द्वारा। ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट 2019 का सही क्रम है? आरटी एक्ट 2019 का सही क्रम है, देखेंगे सही क्रम क्या है। देखो, इसका पूछ रहा है आरटी जो एक्ट है 2010, ध्यान देना है, इसका पढ़ेंगे राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। प्रश्न आ गया स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 के अंतर्गत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है? राजस्थान में भाई नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। तो आरटी का राजस्थान ने जो नाम पूछा है तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिकार कानून 2009 को किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों के रिस्पॉन्सिबल की जानकारी मिलती है? तो विद्यालय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का उल्लेख मिलता है। विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का उल्लेख पीछे भी हमने डाल दिया था। कौन सी धारा के, कौन से अध्याय के अंतर्गत है? अध्याय 4 के अंतर्गत है। विद्यालय और शिक्षक के जो उत्तरदायित्व है उनका जो उल्लेख है अध्याय 4 के अंतर्गत है। छात्र शिक्षक का अनुपात भी देखना आपको, उसमें उल्लेख है। और इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक शामिल है। तो प्रारंभिक शिक्षा में कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास तक इसमें पैनल आता है भाई? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आप देखोगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक है। कक्षा 1 से लेकर के, तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, ठीक है। हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न ये है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में सही नहीं है? देखना है कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में सही नहीं है।
इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने में संबंध है। इसका खंड 28, इसका खंड 26 कह रहा है विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के जुड़ा हुआ है। इसका खंड 28 कहता है कि शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 3 कहता है कि पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। अध्याय 4 है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण संबंधित है। तो आरटी एक्ट 2009 से सही नहीं है, तो इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ये इसका रॉन्ग आ जाएगा। ये नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। कितने साल तक का है आपको पता ही है, कितना? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का। सिंपल सा प्रश्न है, 6 से लेकर 14 वर्ष का है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड किए जाने का प्रावधान है? तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क को 10 गुना तक अर्थदंड देना है। अगर कोई भी स्कूल है कैपिटेशन बच्चे से शुल्क लेता है ना, तो उसको शुल्क लिया गया उसका 10 गुना तक उसको उसका दंड वापस भुगतना पड़ेगा। 10 गुना है, उस शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड है। प्रश्न आ गया स्कूल एग्जाम 2018 में है। एक 10 वर्ष की आयु का बच्चा है जो पूर्व में किसी स्कूल में नहीं गया है, तो किस कक्षा के प्रवेश के योग्य है? एक तो इससे पहले प्रश्न आया था कि एक बच्चा है जो 6 साल का है, उसने क्या है कि अपने किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, उसको एडमिशन देंगे तो उसके उम्र के आधार पे। और अब क्या कह रहा है कि एक बच्चा है जो 10 साल की आयु का है और पहले किसी स्कूल में नहीं गया है, तो उस कौन सी क्लास के लिए वो बच्चा योग्य है? तो 1, 3, 4 या 5? 5 है। ठीक है, 5। नेक्स्ट, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित आरटीई एक्ट 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? समुचित सरकार है, उसके अलावा केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? यह प्रश्न पूछ रहा है। आरटी एक्ट 2009 में क्या है? अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना समुचित सरकार करेगा। आसपास पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना समुचित सरकार का लोकल बॉडी का। ये भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो मानक है ना, जो गाइडलाइन है, जो मानक है, उनको लागू करेगा, उनको विकसित करेगा, तो ये करेगी कौन? केंद्रीय सरकार करेगी। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो मानक है उनको विकसित करना, उनको लागू करना, ये लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का हिस्सा है। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशेष श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित % पर बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश होने चाहिए। 20%, 25%, 30%, 40%। वापिस पढ़ेंगे। आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी एवं विशेष श्रेणी में आरटी एक्ट में 25% बच्चों को देते हैं। पता ही आपको, ये स्पेशली आपके दे रखा है, उसमें 25% बच्चों को है पहली कक्षा में प्रवेश होना चाहिए। कितने? 25% बच्चों को। स्पेशली 3rd ग्रेड में % टॉपिक दिया हुआ है, 25% बच्चों को है इसमें उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए। और निम्न में से कौन सी शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों को दंड से रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क के संग्रहण का निषेध करता है। इसका भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, भाग 21 के अंतर्गत है। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। करेक्ट है, लेकिन इसका जो 2 ऑप्शन है, इसका भाग 14 है, प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसमें उल्लेख नहीं मिलता है, जो रॉन्ग है। नेक्स्ट है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापकों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? आरटी एक्ट में कौन सा उत्तरदायित्व शिक्षकों के द्वारा पूरा नहीं किया जाना है? तो शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, माता पिता अभिभावकों से नियमित बैठक करना भी है, निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना भी होता है, प्रत्येक बच्चे को उसके अधिगम की क्षमता का आकलन करना भी होता है, लेकिन कैलेंडर का पंचांग का विनिश्चयकरण नहीं होता है, जो कि रॉन्ग है। आगे है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम अध्यापन के कितने घंटे शिक्षण तैयारी में सहित होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए भाई? 1 सप्ताह के अंतर्गत आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत है, शिक्षकों के लिए 1 सप्ताह में, 1 वीक में कितने घंटे तैयारी, कितने घंटे शिक्षण के लिए होने चाहिए? आरटी एक्ट के अंतर्गत है। देखेंगे 45,
45, शैक्षणिक 70 में तो था 1000 घंटे, और यहाँ पे एक वीक की बात कर रहे हैं, एक वीक की, तो 45 घंटे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न पूछा है हेडमास्टर स्कूल डिपार्टमेंट 2021 और स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2015 के अंतर्गत प्रश्न 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत है एक टीचर्स के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम अध्यापन के लिए कितने घंटे उनको दे हैं, तो 45 घंटे न्यूनतम है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के एक 2 बार प्रश्न आ गया के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT, सर्व शिक्षा अभियान, SIERT। धारा 29 की 1 के तहत है हमारी जो अधिकृत संस्था है वो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है, कौन सी है, SIERT है, जो कि उदयपुर के अंतर्गत स्थापना नवंबर 1978 में हुई थी। इसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के 200 छात्रों के लिए कितने टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए? 1 से लेकर 60 तक 2, 60 से लेकर 3, और उसके बाद में पूछ रहा है 200 छात्रों के लिए 5 टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 5 टीचर्स की। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब हुआ था? भारत अधिनियम किया गया किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, भारत की संसद के द्वारा यह अधिनियमित किया गया था। शिक्षा के अधिकार आरटीए में एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य घंटे कितने? 2 बार प्रश्न आ गया, स्कूल लेक्चर एग्जाम 2015 में आ गया था, एचएम भर्ती में आ गया, 45 घंटे होने चाहिए। राज्य में आरटी एक्ट लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथम निर्माण किया गया उनका शीर्षक क्या रखा गया था? देखेंगे राजस्थान में 2 बार प्रश्न आ गया, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, ये है इसका शीर्षक, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। 2 बार प्रश्न आ चुका है, इससे पहले भी आया था ये। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान के अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण में निम्न योजनाओं को एकत्रित करना जरूरी नहीं है। कौन सी योजना को विद्यालय में विकास के लिए इकट्ठा करना जरूरी परम आवश्यक नहीं है? कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों के विलेख, ये जरूरी नहीं है, बैंक खातों के विलेख है नॉट नेसेसरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? मेन प्रश्न है, देखो स्कूल लेक्चर एग्जाम 2011 में, क्योंकि बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु है। बालकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके अनुसार बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाना है, ये उनका आवश्यक था, मुख्य तत्व है। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत एसएमसी गठन किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन समिति के सदस्यों के रूप में निम्न में से कौन शामिल नहीं होंगे? विद्यालय का शिक्षक भी है, सचिव के तौर पर कह सकते हैं, और एसडीएमसी के अंतर्गत है, या हम कह सकते हैं एसएमसी के अंतर्गत है, और क्षेत्र का बीओ, विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी होते हैं, संस्था प्रधान भी हो गया, स्थानीय निकाय का चुना एक व्यक्ति, वार्ड पंच, वार्ड पार्षद भी हो गया, ये भी होते हैं, लेकिन क्षेत्र का बीओ इसके अंतर्गत नहीं होता है, विद्यालय प्रबंध एसएमसी के अंतर्गत ये है। बच्चों को मुफ्त आरटी एक्ट प्रदान करता है कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को 21 एक के अंतर्गत 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, ये बेसिक सा प्रश्न है। आरटी एक्ट कब अधिनियमित हुआ? देखेंगे आरटी एक्ट 2009 में अधिनियमित हुआ था, और लागू कब हुआ था? ये अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। 2009 में अधिनियमित हुआ भारत की संसद के द्वारा, लागू कब हुआ था? अप्रैल 2010 के अंतर्गत। सिंपल सा प्रश्न है। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति में क्या पदनाम होता है? पदेन सदस्य सचिव होते हैं, एसएमसी के सचिव होते हैं। और एसडीएमसी की बात करते हैं तो वहां पे 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो स्कूल है वहां के प्रिंसिपल साहब प्राचार्य वो होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, और सचिव वहां का एक हम कह सकते हैं वरिष्ठतम अध्यापक होता है। और एसएमसी की बात करें तो वहां का अध्यक्ष होता है जो माता पिता या बच्चे के संरक्षक होते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति, और उनका सचिव होता है वो स्कूल के हेडमास्टर साहब होते हैं, जो पदेन सदस्य सचिव के रूप में होते हैं, पदेन सदस्य सचिव के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? एसएससी का टारगेट नहीं, कौन सा नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, सिंपल सा प्रश्न है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना है, एसएससी के कार्यों में नहीं आता है, बाकी सारे हैं। देखो, सामाजिक लैंगिक अंतर को कम करना भी है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी है, विद्यालय शिक्षा के सभी सत्रों में समानता समावेश सुनिश्चित करना भी, सारे आ जाएंगे है। नेक्स्ट, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI पर सरकारी एवं निजी भागीदारी
कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? 2002 के अंतर्गत, 1998 के अंतर्गत, 2005 में, 1992 के अंतर्गत? 2005 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा? यह प्रश्न वापिस आ गया है। एसएमसी का सचिव होगा प्रधानाध्यापक या फिर संस्था प्रधान है। ठीक है, एसएमसी का सचिव होता है प्रधानाध्यापक की संस्था प्रधान एसएमसी का है। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया था? 84वां संविधान संशोधन है, उसके अंतर्गत है एसएसए को अनिवार्य किया गया था। सॉरी, 86वां संविधान है, 86वां संविधान है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके तहत है एसएसए है, उसको अनिवार्य किया गया। 86वां संविधान। नेक्स्ट है, एसएसए योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय जो भागीदारी है उसके अनुपात के मानक क्या थे? वापस बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेकर के। एसएसए योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है केंद्रीय एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? 75:15 है। केंद्र का कितना? 75% है, राज्य कितना है? 15 है। यह था 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में छात्राओं को सुविधार्थ लागू की गई, उनका कक्षा स्तर है। देखो, ये प्रश्न आया था एचएम 2020 के अंतर्गत है। ट्रांसपोर्ट वाउचर क्या है कि जो स्टूडेंट है दूरी के हिसाब से, जैसे स्कूल में आते हैं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उनके दूरी के हिसाब से क्या है, उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत उनको सरकार के द्वारा राशि दी जाती है। तो पहले लागू जो की गई थी ना, इसके अकॉर्डिंग पहले लागू की गई थी तब तो थी कक्षा 9 से लेकर के 12 स्तर तक की है। वर्तमान के अंतर्गत है ये पहली क्लास में भी दी जाती है, स्टार्टिंग में ही है। ट्रांसपोर्ट वाउचर है पहली क्लास से भी स्टार्ट 8% है। थोड़ा ये क्वेश्चन है उस समय के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक की थी, वर्तमान के अंतर्गत है ये पहली क्लास से इसके अंतर्गत आती है, फर्स्ट क्लास से है, फर्स्ट क्लास। ध्यान देना इस चीज को लेकर, ट्रांसपोर्ट वाउचर है। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत में रमसा को कब किया गया था? 2009 के अंतर्गत है। रमसा को 2009 के अंतर्गत है, रमसा 2009 में। एसएसए सर्व शिक्षा जो अभियान बोलते हैं, एसएसए के लक्ष्यों के अनुसार 6 से लेकर के 14 आयु वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध होनी चाहिए? वापिस पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है ये। सर्व शिक्षा जो अभियान है उसके जो टारगेट हैं उनके लक्ष्यों के अनुसार 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? 2010 तक ये उसका लक्ष्य था। एसएसए का जो लक्ष्य था उसके अंतर्गत 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं उनको 2010 तक है प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो जानी चाहिए। प्रश्न आया था स्कूल लेक्चर एग्जाम 2018 के अंतर्गत है। सबके लिए शिक्षा के विश्व घोषणा 1990 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति की आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा सम्मिलित नहीं किया जाता है? उसकी संपूर्ण क्षमता का विकास करना, उचित निर्णय का लेना, व्यवसाय में स्थापित करना और इसके अलावा उसकी जीव की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी जीव की गुणवत्ता में सुधार करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जीवन की है गुणवत्ता में सुधार करना, व्यवसाय में स्थापित करना, ये उसके अंतर्गत है, लक्ष्यों में नहीं लिया गया, नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद केंद्रीय बजट 2018-19 में, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान एसएसए को समाहित कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2018-19 में एसएसए को शामिल कर दिया गया, इसमें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत है। सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया था प्रश्न स्कूल लेक्चरर 2018 के अंतर्गत है कि सरकार का जो बजट था केंद्र सरकार का 2018-19 का, उसमें क्या है, सर्व शिक्षा अभियान को जोड़ दिया गया, किसमें, समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशा के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एसएमसी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल लेक्चर एग्जाम 2018 में ग्रुप सी में प्रश्न पूछा गया था। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णय होता है, करेक्ट है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, करेक्ट है। विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जो CWSN के स्टूडेंट्स हैं के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आवश्यकता है।
आवश्यकता नहीं है, इसमें गढ़ दे दिया, उनकी आवश्यकता है। ये इसका राइट आंसर 4 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर है। SIQE का पूरा नाम है, SIQE सुन लीजिए एक बार वापिस इसको लेकर के, मैंने पहले बताया था S बोले तो स्टेट, S बोले तो स्टेट, I बोले तो इनिशिएटिव, और Q बोले तो क्वालिटी, और E बोले तो एजुकेशन है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, ये है। और बात करते हैं SIQE की जो अवधारणा है दोस्तों, SIQE की जो अवधारणा है सबसे पहले 2010-11 के अंतर्गत है। यह जो अवधारणा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान के 2 जिलों के अंतर्गत लाई गई, तो कौन कौन से, जयपुर और कौन सा, अलवर है। और इसके बाद में 2015 के अंतर्गत है, 2015-16 के अंतर्गत, 2015-16 के अंतर्गत है, समूचे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया था। और इसके 3 आक्षेप हैं, इसके 3 हम बड़े बड़े चरण कह सकते हैं। तो एक तो कौन कौन सा है, CCE SIQE के अंतर्गत है, एक CCP और ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, दूसरा है CCP चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, और CCE है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, कंटिन्यूज कॉम्प्रिहेंशन एवेल्यूएशन है। तो ये 3 इसके बड़े बड़े चरण है, SIQE के अंतर्गत है। 2010-11 के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाई गई थी, जयपुर और अलवर के अंतर्गत है। और 2015-16 के अंतर्गत है, समूचे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया था। और 3 हम कह सकते हैं इसके बड़े जो एक्टिविटी, जो 3 इसके जो बड़े स्टेप थे जिनके ऊपर बल दिया गया है, CCP, CCE और ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे इसमें बल दिया गया था, ये है। तो इसकी फुल फॉर्म बताई दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं, रमसा का लक्ष्य नहीं है। रमसा है सभी तक उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच 2017 तक, ये उसका लक्ष्य नहीं आता है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में सत्य नहीं है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को, बालकों को अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, ये भी है, बताना भी है। नामांकन उपस्थिति को ठहराव करना, सुनिश्चित करना भी है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन भी करना है। अध्यापक प्रशिक्षण योजना नहीं करते, ये नहीं करते अध्यापक प्रशिक्षण। नेक्स्ट, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक कब होती है, अमावस्या को, तो प्रत्येक महीने की अमावस्या को होती है ये। SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू कब हुआ था, किया गया था 2001 के अंतर्गत है। सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ 2001 के अंतर्गत है, जिसको समाहित कर दिया गया समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। समग्र शिक्षा में इसको जोड़ दिया गया, समाहित कर दिया। केंद्रीय बजट 2018-19 का था, उसमें क्या सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, 2001 के अंतर्गत शुरू हुआ था ये सर्व शिक्षा अभियान। SSA एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करता है सार्वभौमिक साक्षरता, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा है, संपूर्ण शिक्षा है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है। नेक्स्ट, इसके बाद में SMC के सदस्य होते हैं एक को छोड़ करके, कौन, शिक्षा मंत्री इसमें नहीं होता। माता पिता भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं, और इसके अंतर्गत है विद्यालय के शिक्षक भी होते हैं, महिला भी होती है, SC ST भी है, अल्पसंख्यक को भी शामिल करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को शामिल नहीं करते। SMC की पूरी 10 मिनट की क्लास मैंने डाली थी, जरूर देख लीजिए, आपको हेल्प होगी उसमें इससे पहले। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान बॉटम अप उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि यह नियोजन टीक को समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि उनके समाधान में सहायता नहीं करता है। ये इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेगा। अब है इसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ये देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। लिंग तथा सामाजिक भेद को, लिंग और सामाजिक भेद को दूर करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है। किस भेद को दूर करने के लिए लड़के लड़कियों को SC ST के लक्ष्य निर्धारित करने का आवश्यक क्यों लिया गया, क्योंकि उसमें लिंग सामाजिक जो भेद उनमें है उसको दूर करना है। ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसमें लिया गया है। अब इसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक 1ली से 5वीं और 6 से लेकर 8वीं तक हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या रहेगा, 1 से लेकर 40 है। तो 40 जो स्टूडेंट है उनके ऊपर टीचर की नियुक्ति कितनी हो, 1 की हो।
ये इसके अंतर्गत अनुपात है। एचएम भर्ती 2011 में प्रश्न पूछा गया था। सबके लिए शिक्षा विश्व शिक्षा फोरम, सबके लिए शिक्षा विश्व शिक्षा जो फोरम द्वारा जारी क्रियात्मक योजना प्रोग्राम ऑप्शन हेतु मैट्रिक निम्न में से किस स्थान पे हुई थी? डेकोर नामक स्थान पे हुई थी। इनकी मीटिंग हुई थी, प्रश्न 2011 में पूछा गया था, काफी पुराना प्रश्न है ये, अब शायद आए। अब ये पूछ सकते हैं कि एनईपी को लेकर के जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? राजस्थान में लागू करने को लेकर के, प्रतिनिधि मंडल को लेकर के। ये है निम्न में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता में सुधार करना है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का मुख्य जो उद्देश्य है वो है माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता में सुधार करना है। रमसा का है। एचएम भर्ती 2011 में प्रश्न पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या था? स्माइल कार्यक्रम है। स्माइल कार्यक्रम 2021 में प्रश्न पूछा था ये, 2021 में, 2011 के अंतर्गत नहीं है, 2021 के अंतर्गत है। 11 यहाँ पे गलत हो गया, टाइप है 11 यहाँ पे गलत आ गया ये। अब इसके बाद आगे करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? इसके माध्यम से स्कूल को गोद लिया जाता है, स्कूल को राशि प्रदान करते हैं, एज ए डोनेट करते हैं, तो किसके अंतर्गत? ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से स्कूल को गोद लेते हैं और उसके अंतर्गत राशि है वो ट्रांसफर की जाती है। ज्ञान संकल्प ऑनलाइन पोर्टल के अंतर्गत है, किसी भी स्कूल को गोद लिया जा सकता है ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से। इंपोर्टेंट ऐप है ये, पोर्टल है, पोर्टल सॉरी। स्कूल में ई लर्निंग, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप, स्माइल बता दिया, 13 अप्रैल 2020 पहला स्टेज, दूसरा स्माइल कार्यक्रम है, दूसरा है तो 2 नवंबर 2020 को, तीसरा स्माइल 3.0 कब? 21 जून 2021 को है। स्माइल के फुल फॉर्म फिर पूछ रहा है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट है, ये इसकी फुल फॉर्म है। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपक्रम कौन सा है? एडुसेट है। भारत का पहला उपक्रम एडुसेट है। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान प्रारंभ की गई थी? तो कौन से वर्ष है? प्रश्न आ गया। स्कूल लेक्चर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 के अंतर्गत है, 2006 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो स्टार्ट हुआ था 2006 के अंतर्गत है। कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन चैनल प्रारंभ किया गया? कौन से वर्ष डीडी ज्ञान दर्शन चैनल प्रारंभ किया गया था? 1997 के अंतर्गत है। डीडी ज्ञान दर्शन चैनल है बच्चों के शैक्षणिक सुधार के लिए, शैक्षणिक सामग्री है उसके माध्यम से पहुंचाने के लिए 1997 के अंतर्गत है। डीडी ज्ञान दर्शन शुरू किया गया था। ये है ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से आईसीटीसी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य टारगेट समूह शामिल है? ये प्रश्न आपके आईसीटी के अनुप्रयोग के तौर पे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या है? सरकार भी है, नागरिक भी है, व्यापार भी है, लाभार्थी समूह भी है और उपरोक्त सभी आ जाएंगे। आईसीटी के सूचना संप्रेषण के अनुप्रयोग में से कौन सा लक्ष्य समूह शामिल है? उसमें सरकार, नागरिक, लाभार्थी और उपरोक्त सभी आ जाएंगे हैं। ज्ञानवाणी क्या है? पूछ रहा है कि ज्ञानवाणी क्या है। तो ज्ञानवाणी क्या है? एक शैक्षिक एफएम रेडियो में नेटवर्क है। ज्ञानवाणी एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ज्ञानवाणी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विकास की दृष्टि से सही है? कृपया कोड का प्रयोग करना है। विकास की दृष्टि से है तो इसमें कोड का प्रयोग है 2 3 4 1 है। 2 आईसीटी 2 आईसीटी और 3 पे आ जाएगा ई गवर्नमेंट है। 4 पे है ई गवर्नेंस है और 5 पे है ई मित्र है, सॉरी 1 पे ई मित्र है। इस प्रकार से है। तो निम्न में से कौन सा क्रम विकास की दृष्टि से सही है? कृपया कोड का, विकास की दृष्टि से सही पूछ रहा है, क्या कोड रहेगा इसके अंतर्गत है? देखेंगे सबसे पहले है आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी और इसके बाद 3 नंबर है ई गवर्नमेंट, 4 नंबर पे ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस, 5 नंबर पे क्या आ जाएगा? ई मित्र। 2 3 4 1 ये प्रश्न पूछा गया था स्कूल लेक्चर एग्जाम 2011 के अंतर्गत है।
निम्न युग्मों जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है? ई गवर्नेंस भागीदारी है, ई गवर्नेंस प्रक्रिया है, ई गवर्नेंस परिणाम है, ई गवर्नेंस निर्णय है। तो राइट आंसर आ जाएगा ई गवर्नेंस है, प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस का उपयोग सही नहीं है? सही नहीं है। मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा, उसके कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा तथा सामाजिक आर्थिक भेद को दूर करेगा, सरकार को समांग को उजागर कर जनता को स्वार्थ प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 नंबर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ई मित्र। ई मित्र है ई गवर्नेंस की परियोजना है। ई मित्र ग्रामीण क्षेत्र की केंद्रीय परियोजना है, बिल्कुल करेक्ट है। मोहल्ले के लोगों के लिए है नहीं, गलत। साधारण लोगों के लिए गलत। तो ये है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण जो तबका है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक परियोजना है। नेक्स्ट, इसके बाद में है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये आपके दोस्तों लगभग इसमें हमने 2010 के भी हैं, 11 के भी हैं, 13 के भी है, 15 के भी है, 18 के भी है, 20 के भी है, 21 के भी है, अभी 22 के थे। और संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम जो हुआ था 22 के अंतर्गत है, 2022 के अंतर्गत है। तो 2022 तक का अब तक अपडेट हमने जो इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। और जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा हेजिटेशन है स्पेशल आईसीटी को लेकर के, जैसे कि आईसीटी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार सामाजिक उसके अनुप्रयोग के तौर पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। तो उनकी जानकारी है, आपको जैसे अगर मन में डर है कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ये प्रश्न देख सकते हो। मोस्टली अधीनस्थ बोर्ड पहली बार है परीक्षा करवा रहा है और पहली बार है आपके सिलेबस में टॉपिक जोड़ा है। तो पीछे के जो प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों जरूर इसको देख लीजिएगा। इस क्लास के बाद में इस क्लास की कंप्लीट जो आए प्रश्न है उसकी पीडीएफ डाल देंगे। आप यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे आपको लगभग पेपर में, हम सारे नहीं कह सकते लेकिन लगभग इनके आसपास मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन है इनका जरूर आप एक बार अध्ययन कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम के अंतर्गत जरूर आपकी यहां से मदद मिलेगी, चाहे वो आईसीटी का हो, चाहे शैक्षिक परिदृश्य का हो, स्कूल प्रबंधन का हो, एसएमसी का हो, एसडीएमसी का हो, आरटी की हो। तो इस क्लास के अंतर्गत इन तमाम की टॉपिक हमने इसमें समावेश किए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। इसी प्रकार हम लेके आते रहेंगे। अगला जो टॉपिक जो आपके लिए अभी तक हानिकारक बना हुआ है, टफ बना हुआ है, उसको हम लाभदायक बनाएंगे, शानदार तरीके से, सहल सरल और सुबोध है। तो क्लास दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जो आपके अपेक्षित सुझाव हो हम उसको एग्री करेंगे, मानेंगे और इसको लागू करेंगे। ऑल द बेस्ट।